नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सीप कैंपस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द विचार, और शब्द विचार में भी हम लोग पढ़ रहे थे विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार को। इसमें आप जानते हैं कि विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। तो जो आपका विकारी शब्द है, इसमें टोटल 4 टॉपिक हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चारों टॉपिक्स को हम बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज से अपना अगला प्रकार शुरू होगा, यानी अविकारी शब्दों का, और इसके अंतर्गत टोटल 5 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आपका क्रिया विशेषण, उसके बाद समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक, उसके बाद संबंध बोधक, और 5वां प्रकार है आपका निपात। इन 5 टॉपिक्स को हम अविकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्रिया विशेषण की। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग क्रिया विशेषण पढ़े उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये अविकारी शब्द क्या होते हैं। अगर आपने विकारी शब्दों को समझ लिया होगा तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। और मैंने जब आपको विकारी और अविकारी शब्दों की शुरुआत की थी, यानी जब मैंने आपको बताया था कि विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, तब मैंने विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्दों को समझाया था कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए, जो अविकारी है ये बना हुआ है विकारी शब्द में आ लगाने से। शब्द है आपका विकारी और इसमें जोड़ दिया गया आ प्रत्यय, तो बना अविकारी। ये जो आपका विकारी है, ये विकारी बना हुआ है विकार शब्द से, और विकार का अर्थ होता है बदलाव, यानी ऐसे शब्द जिनमें बदलाव हो सके वो विकारी होते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी शब्द के आगे आप लगा दिया जाता है तो इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी ये निषेधात्मक अर्थ देने लगता है। तो जहां विकारी का अर्थ होता था बदलाव, यानी ऐसे शब्द जिनमें बदलाव हो सके, तो अब अविकारी शब्द का अर्थ हो जाएगा कि ऐसे शब्द जिनमें बदलाव ना हो सके वो आपके अविकारी हैं। बदलाव कैसा? मान लीजिए किसी वाक्य का अगर हम लिंग, वचन, काल या कारक इनमें से किसी को भी बदल दें तो वो वाले शब्द जिनमें बदलाव हो जाएगा वे तो आपके विकारी होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ऐसे शब्द जिनमें बदलाव नहीं होगा, वाक्य का लिंग, वचन, काल या कारक बदलने पर, वे आपके अविकारी होंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य है आपका राम धीरे धीरे चलता है, यहां पर क्रिया है चलता और ये एक वचन है। अगर हम इसका वचन बदल दें, यानी इसको बहुवचन कर दें, यहां हम कर दें वे लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो अगर हमने इसका बहुवचन बना दिया चलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो धीरे धीरे शब्द है ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। ये एक वचन के लिए भी धीरे धीरे था, बहुवचन के लिए भी धीरे धीरे है, यानी ये वचन के आधार पर नहीं बदलता। अगर इसका लिंग बदल दें, वह धीरे धीरे चलती है, तो भी ये जो धीरे धीरे शब्द है ये धीरे धीरे ही रहेगा, यानी पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, धीरे धीरे शब्द धीरे धीरे ही रहेगा। उसी तरीके से अगर काल बदल दें, चलता है से चलता था या चलेगा कर दें, तो भी ये धीरे धीरे शब्द धीरे धीरे ही रहेगा, यानी ये लिंग, वचन, काल के आधार पर नहीं बदलता। उसी तरीके से कारक चिन्ह के आधार पर भी ये नहीं बदलेगा। तो चूंकि ये जो धीरे धीरे शब्द है ये इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ये अविकारी शब्द है, और इनको हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्यों? व्यय मतलब खर्च होना, यानी बदलाव होना, और अव्यय यानी जिनमें बदलाव ना हो सके, तो अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। तो अब आप अविकारी शब्दों को समझ चुके होंगे। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वाक्य राम धीरे धीरे चलता है, यहां पर क्रिया हो रही है चलने की, तो ये जो चलने की क्रिया है इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये धीरे धीरे, यानी जो चलने की क्रिया हो रही है ये बहुत धीरे धीरे हो रही है, यानी ये जो धीरे धीरे शब्द है ये इसी चलता की विशेषता बता रहा है। तो ये जो धीरे धीरे है ये हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द, यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो।
यहां तक आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के कार्य के बारे में, यानी क्रिया विशेषण क्या काम करता है या फिर इसका महत्व क्या है क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 5 काम करते हैं। सबसे पहले ये किसी क्रिया की स्वीकृति या फिर निषेधता बताते हैं, यानी कोई क्रिया की जाए या ना की जाए इसके बारे में बताते हैं। और जैसे इसमें आपके नहीं और हाँ जैसे शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई आज्ञा मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो सामने से जवाब मिलता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं, यानी यहां आपको स्वीकृति दी गई कि हाँ आप ये क्रिया कर सकते हैं। या फिर आपको मना किया जा सकता है कि नहीं आप ये क्रिया नहीं कर सकते, या ये क्रिया नहीं की गई। मान लीजिए हाँ बारिश हुई या नहीं आज बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब ये किसी क्रिया के होने या ना होने के बारे में बताते हैं कि ये क्रिया हुई या नहीं हुई। उसके बाद इनका जो दूसरा कार्य है, ये किसी क्रिया की निश्चितता या अनिश्चितता बताते हैं, यानी ये भी बताते हैं कि क्रिया निश्चित रूप से हुई है या इसके होने में कोई आशंका है, यानी अनिश्चितता है। जैसे आज वर्षा अवश्य होगी, यानी जो वर्षा होने की क्रिया है इसके बारे में निश्चितता बताई जा रही है कि निश्चित है कि बारिश होगी, अवश्य होगी। या दूसरा उदाहरण है कि वह शायद आएगा, ये जो आने की क्रिया है इसमें शंका है, आशंका है कि शायद वो आएगा। तो क्रिया विशेषण आपके किसी क्रिया की निश्चितता और अनिश्चितता भी बताते हैं। उसके बाद इनका तीसरा कार्य है, वो किसी क्रिया के समय या स्थान को भी बताते हैं, यानी ये क्रिया कब हुई या कब होगी या फिर कहां पर हुई ये भी बताते हैं। जैसे वाक्य है वह 1 घंटे से खेल रहा है, ये जो आपका खेल रहा है ये है क्रिया, यानी खेलने की क्रिया हो रही है, लेकिन कब से? 1 घंटे से, यानी ये विशेषता है कि ये जो क्रिया हो रही है खेलने की वो 1 घंटे से हो रही है, यानी क्रिया विशेषण आपका क्रिया का समय बताते हैं। राम 3 बजे से पढ़ रहा है, यानी पढ़ने की क्रिया 3 बजे से हो रही है, तो यहां भी समय के बारे में बताया जा रहा है। महेश मैदान में खेल रहा है, यानी खेलने की जो क्रिया है वो मैदान में हो रही है, यानी मैदान भी आपका स्थान है और ये क्रिया विशेषण है। यहां पर आप थोड़ी सी एक बात ध्यान देंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि किसी स्थान को भी क्रिया विशेषण कहा जाता है, यानी क्रिया विशेषण किसी क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं। तो जो मैदान है ये एक स्थान है, यानी ये क्रिया विशेषण है, और अगर क्रिया विशेषण है तो यानी ये अविकारी शब्द है। जबकि अगर आपको याद हो तो जब हमने संज्ञा पढ़ा था तो संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो मैदान एक स्थान है, यानी ये संज्ञा है। अगर ये संज्ञा है तो ये विकारी होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। तो फिर जब ये विकारी है तो फिर हम इसको अविकारी में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको अविकारी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं कि ये क्रिया इस स्थान पर हो रही है तो इस मैदान शब्द के साथ में लगा हुआ है। और आप जानते हैं, अगर आपने कारकों को पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि किसी शब्द के बाद अगर में या फिर पर शब्द लगता है तो वो जो शब्द है वो आपका अधिकरण कारक बन जाता है। यानी तो ये मैदान है, यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है बल्कि ये अधिकरण कारक है, और ये अधिकरण कारक है इसीलिए ये आपका अविकारी शब्द है, क्योंकि कारक हमेशा विकारी और अविकारी से हटकर होते हैं, इनका विकारी और अविकारी से लेना देना नहीं होता। इसलिए जो मैदान शब्द है ये यहां पर अविकारी हो जाएगा। चलिए, अब जो चौथा है, यानी जो क्रिया विशेषण का चौथा कार्य है वो ये है कि ये किसी की दिशा, मात्रा या विधि बताते हैं। मात्रा यानी उसका परिमाण बताते हैं, और विधि यानी उसका ढंग या उसका तरीका या फिर उसकी रीति बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से होगी। जैसे वह दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये जो जाने की क्रिया है वो दक्षिण की ओर हो रही है, यानी ये क्रिया विशेषण जो है ये दिशा के बारे में बता रहा है। ये जो आपका दक्षिण की ओर है ये आपका क्रिया विशेषण है।
यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जो क्रिया है वो दक्षिण की तरफ को हो रही है। उसी तरीके से लता अधिक बोलती है, तो बोलने की जो क्रिया है वो अधिक हो रही है। यानी ये जो अधिक शब्द है, एक तो क्रिया विशेषण है, दूसरा ये मात्रा को बता रहा है कि ये जो इस बोलने की मात्रा है वो अधिक है। और तीसरा उदाहरण है कि राम धीरे चल रहा है, जो चलने की क्रिया है वो धीरे हो रही है। यानी ये आपकी विधि यानी ढंग बता रहा है कि तेज या फिर धीरे। तो इस तरीके से जो क्रिया है ये दिशा, मात्रा या फिर विधि को भी बताती है, क्रिया विशेषण। उसके बाद पांचवा जो कार्य है वो ये है कि क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। यानी एक क्रिया विशेषण न सिर्फ क्रिया की बल्कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकती है। जबकि हमने विशेषण में देखा था कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, लेकिन जो खुद विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण में ऐसा कुछ नहीं है, कोई दूसरा प्रकार नहीं है। किसी क्रिया की विशेषता बताए या खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण ही कहलाता है। जैसे राम बहुत धीरे चल रहा है, क्रिया हो रही है चलने की, और इस चलने की विशेषता है कि वो धीरे चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस धीरे की भी विशेषता ये है कि वो बहुत धीरे है, वो कम धीरे या थोड़ा धीरे नहीं है, वो बहुत धीरे है। इसलिए जो बहुत शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण है, यानी ये भी आपका क्रिया विशेषण है। तो ये तो हो गए आपके क्रिया विशेषण के कार्य। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार की। तो जो हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हैं वो मुख्यतः 3 आधारों पर बांटे गए हैं। वो 3 आधार कौन से हैं? सबसे पहला है रूप या फिर रचना के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। इन 3 आधारों पर क्रिया विशेषण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो हमारा रचना के आधार पर या रूप के आधार पर क्रिया विशेषण है, ये आपके 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है आपका मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है आपका स्थानिक क्रिया विशेषण। तो अब हम बात करते हैं मूल क्रिया विशेषण की। मूल क्रिया विशेषण क्या है? आप समझ सकते हैं कि मूल क्रिया विशेषण यानी ऐसे क्रिया विशेषण जो मूल रूप में प्रयोग होते हैं और मूल रूप में प्रयोग होकर के ही वो क्रिया की पूर्णता विशेषता बता देते हैं। इन्हें किसी दूसरे शब्द या फिर प्रत्यय या उपसर्ग की आवश्यकता नहीं होती। यानी क्रिया विशेषण शब्द जो मूल रूप में प्रयोग होकर ही पूर्ण विशेषता बताते हैं। इनमें आपके हाँ, नहीं, दूर, धीरे, फिर, इधर, उधर, अचानक, इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे पंखा धीरे चल रहा है, ये जो धीरे शब्द है ये बता रहा है कि जो चलने की क्रिया है ये धीरे धीरे हो रही है। यानी ये क्रिया विशेषण है जो कि चलने क्रिया की विशेषता बता रही है। लेकिन जो धीरे शब्द है ये एक मूल शब्द है, ना तो इसमें किसी तरह का प्रत्यय जुड़ा है, ना उपसर्ग, और ना ही कोई दूसरा शब्द जुड़ा है। फिर भी ये पूरी तरीके से स्पष्ट विशेषता बता रहा है कि जो क्रिया है वो धीरे धीरे हो रही है। उसी तरीके से मनोज दूर चला गया, तो जो चला गया है ये क्रिया है और इसकी विशेषता ये है कि ये दूर चला गया है। यानी क्रिया की विशेषता दूर है, दूर आपका क्रिया विशेषण है। दूर में भी ना तो किसी तरह का प्रत्यय है, ना उपसर्ग है, और ना कोई दूसरा शब्द है। उसके बावजूद ये क्रिया की पूर्णता विशेषता स्पष्ट कर रहा है, इसलिए ये भी आपका मूल क्रिया विशेषण है, ये जो दूर है। तो आप मूल क्रिया विशेषण समझ गए। अब बात करते हैं यौगिक क्रिया विशेषण की। यौगिक क्रिया विशेषण यानी ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें योग हुआ हो। तो आप ये कह सकते हैं कि वे क्रिया विशेषण जो मूल रूप में प्रयोग होने पर क्रिया का पूर्ण विशेषता नहीं बता पाते, बल्कि पूर्ण विशेषता प्रकट करने के लिए इन्हें अन्य शब्द की सहायता लेनी पड़ती है। यानी ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें या तो उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा होगा या फिर इनमें एक से अधिक शब्द होंगे। जैसे रात भर, एक शब्द है रात, दूसरा है भर, ये दोनों मिलकर के एक क्रिया की विशेषता बताएंगे। हर बार, यहां तक, बारी बारी, साथ साथ, मन से,
इस तरीके जो शब्द हैं, यहां पर, वहां तक, ये शब्द आपके यौगिक क्रिया विशेषण है। वह हर बार परीक्षा में सफल हो जाता है। यहाँ क्रिया हो रही है सफल होने की, ये है आपकी क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता यह है कि ये क्रिया हर बार हो जाती है, यानी जो आपका हर बार शब्द है ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि ये सफल होने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब देखिए, अगर इनमें से हम कोई एक शब्द हटा दें, जैसे ये हर बार है तो इसमें एक शब्द है हर, दूसरा है बार, यानी दो शब्द मिलकर के विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यौगिक क्रिया है। अब देखिए, अगर इनमें से एक भी शब्द हटा दें, मान लीजिए हर को हटा दिया जाए, तो वाक्य बनेगा वह है बार परीक्षा में सफल होता है। अब इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी बार शब्द जो है ये कोई विशेषता नहीं बता रहा है। उसी तरीके से अगर इस बार को हटा दिया जाए और कर दिया जाए वह है हर परीक्षा में सफल हो जाता है, तो ये जो हर शब्द है ये विशेषता बताने लगेगा इस परीक्षा की, यानी वह हर परीक्षा में सफल हो जाता है। तो परीक्षा क्या है? संज्ञा है। तो अगर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है? क्रिया विशेषण, यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। इसीलिए हर और बार इन दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा, तब बनेगा कि वह हर बार सफल हो जाता है। यानी ये दोनों शब्द एक साथ रहेंगे तभी एक क्रिया की विशेषता बता पाएंगे, इसलिए ये आपका योग्य क्रिया विशेषण है। उसी तरीके से मोहन मन से पढ़ाई करता है, क्रिया हो रही है पढ़ाई करने की, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो मन से की जा रही है। तो ये जो मन से शब्द है ये आपकी हो जाएगी क्रिया विशेषण। अब ये यौगिक कैसे है ये देखिए, मान लीजिए इसमें से एक शब्द हटा दिया जाए, मन हटा दिया जाए, तो वाक्य बनेगा मोहन से पढ़ाई करता है। कोई अर्थ नहीं निकलेगा, से शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मोहन से पढ़ाई करता है, इसलिए यह अकेला तो प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए मन और से को जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए से को हटा दिया जाए और किया जाए मोहन मन पढ़ाई करता है, तो से को हटाने से भी अकेला मन क्रिया की विशेषता नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को साथ में रख दिया जाए, मन से पढ़ाई करता है या दिल से पढ़ाई करता है, इसका मतलब है कि ये जो मन से शब्द है ये पूरी विशेषता बताएंगे, इसलिए ये भी आपके यौगिक क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण, दीपक रात भर जलता है, क्रिया हो रही है जलने की और इसकी विशेषता ये है कि ये रात भर जलता है, यानी रात भर शब्द आपका क्रिया विशेषण है। इनमें से अगर एक भी शब्द हटा दिया जाए, मान लीजिए भर को हटा दिया जाए, तो बनेगा दीपक रात जलता है। लेकिन ये रात शब्द अकेली विशेषता नहीं बता सकती, इसीलिए इसमें एक दूसरा शब्द जोड़ना पड़ेगा, भर। दीपक रात भर जलता है, या दीपक रात में जलता है, या दीपक रात से जल रहा है, यानी रात के साथ एक दूसरा शब्द लगाना ही पड़ेगा, तभी वो विशेषता बता पाएगी। इसलिए ये भी आपका यौगिक क्रिया विशेषण है। अब ये जो यौगिक क्रिया विशेषण है इनको भी अलग अलग 3 प्रकारों में बांटा गया है, यानी ये यौगिक क्रिया विशेषण 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, तो मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।